बेटा, हर्षिता का फोन बंद है, जाके उसकी खैरियत तो पता करो। रीता जी की आवाज में घुली परेशानी और कपकपी फोन के स्पीकर से भी साफ महसूस हो रही थी। दूसरी तरफ सार्थक अभी अभी ऑफिस से निकलकर गाड़ी में बैठा ही था। उनकी आवाज की घबराहट महसूस करते ही वह सीधा हो गया। क्या हुआ है रीता आंटी? आप लोग सही से पहुंच तो गए थे ना? और मेरी सुबह बात हुई थी उससे, वो ठीक थी, बस हल्का सा बुखार बता रही थी। सार्थक ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए आंटी से पूछा। उसका एक हाथ स्टीयरिंग पर था और दूसरे हाथ से फोन कान से लगा हुआ, जबकि उसका ध्यान पूरी तरह हर्षिता की तरफ चला गया था। हाँ बेटा, हम तो पहुंच गए हैं, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल नहीं मान रहा। मैं पिछले 2 घंटे से उसे कॉल कर रही हूँ, नंबर लगातार बंद आ रहा है। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने उससे कहा भी था कि हमारे साथ चल लो, वहां जाकर आराम कर लेना, मगर वो जिद करके वहीं रुक गई। अब मेरा दिल बैठा जा रहा है कि कहीं बुखार तेज ना हो गया हो और परेशानी ना हो। तुम प्लीज अभी जाओ और देखो। रीता जी तड़प रही थीं। घर में हर्षिता अकेली थी और यही ख्याल उनके लिए सबसे बड़ा डर बन गया था। आप परेशान मत होइए रीता आंटी, मैं अभी उसी तरफ निकल रहा हूँ, बस पहुँचते ही आपको वीडियो कॉल करूँगा। सार्थक ने उन्हें तसल्ली दी और कॉल काट दी। फोन डैशबोर्ड पर रखते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। चिंता और बेचैनी की लकीरें गहरी हो गईं। उसने गाड़ी का रुख तुरंत हर्षिता के घर की ओर मोड़ दिया और एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ा दिया। गाड़ी हवा से बातें करती हुई सड़क पर दौड़ने लगी। बाहर शाम के साए गहरे हो रहे थे और मौसम में हल्की ठंडक घुलने लगी थी, मगर सार्थक के अंदर एक अजीब सी बेचैनी उबल रही थी। हर्षिता उसके लिए वो सिर्फ एक नाम नहीं थी, उसका अपनापन थी, उसका जुनून थी। अभी शादी नहीं हुई थी, लेकिन उनका रिश्ता बहुत गहरा था। वो जानता था कि हर्षिता जिद्दी है, लाडली है, मगर इस तरह फोन बंद करके गायब हो जाना उसकी आदत नहीं थी। वो बहुत जिम्मेदार थी। फिर आज ऐसा क्या हुआ? तरह तरह के ख्याल और डर सार्थक को सताने लगे। रास्ते का ट्रैफिक उसे जहर सा लग रहा था। हर सिग्नल पर रुकना उसके सब्र की परीक्षा ले रहा था। उसके दिमाग में लगातार डर घूम रहा था। क्या बुखार की वजह से वो बेहोश तो नहीं हो गई? क्या घर में कोई परेशानी तो नहीं आ गई? उसका मन कर रहा था कि बस उड़कर वहां पहुंच जाए। हर्षिता का मासूम चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वो नाजुक सी लड़की जो जरा सी डांट पर रो पड़ती थी। बेचैनी में उसका गला सूख गया। करीब 20 मिनट की ड्राइव उसने 10 मिनट में पूरी कर ली और गाड़ी रीता जी के पोर्च में लाकर जोर से ब्रेक लगाया। घर बिल्कुल शांत था, जैसे गहरी नींद में डूबा हो। बाहर लॉन की लाइटें जल रही थी, लेकिन अंदर अजीब सा अंधेरा पसरा हुआ था। सार्थक ने उतरते ही गेट की चाबी निकाली। उस घर की एक डुप्लीकेट चाबी हमेशा उसके पास रहती थी, जो रीता जी ने उसे दी थी कि किसी इमरजेंसी में काम आ सके। और आज सच में वही इमरजेंसी आ गई थी। उसके कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। उसने मुख्य दरवाजे का ताला खोला और अंदर दाखिल हुआ। लिविंग रूम में कदम रखते ही उसने आवाज दी, हर्षिता, लेकिन उसकी आवाज खाली दीवारों से टकराकर लौट आई। कोई जवाब नहीं मिला। लिविंग रूम में अंधेरा था, बस सड़क की लाइट की हल्की रोशनी खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी। खामोशी इतनी भारी थी कि सार्थक के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने जल्दी से स्विच दबाया, लेकिन बिजली नहीं थी। लानत है, लॉन में लाइट जल रही और घर में लाइट नहीं। उसने बुदबुदाते हुए मोबाइल की टॉर्च जला ली और तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर्षिता का कमरा ऊपर वाली मंजिल पर था। हर सीढ़ी चढ़ते उसका डर बढ़ता जा रहा था। अगर वो बेहोश हुई होगी तो, अगर उसे अस्पताल ले जाना पड़ा तो। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब उसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ेगा। ऊपर कॉरिडोर में पहुँचते ही उसने देखा कि हर्षिता के कमरे के दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। सार्थक ने राहत की सांस ली, मतलब वो कमरे में है और होश में थी। शायद मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई होगी। वो दबे पांव दरवाजे के पास पहुंचा। दस्तक देने ही वाला था कि अंदर से आती एक आवाज ने उसका हाथ हवा में ही रोक दिया। वो हर्षिता की आवाज थी, लेकिन वो दर्द में नहीं थी। वो हंस रही थी, खुलकर, खिलखिलाकर। सार्थक सन्न रह गया।
कुछ देर पहले तक जिस लड़की के लिए वो परेशान था वो बुखार में तड़प रही होगी, ऐसा सोच रहा था और यहाँ वो अंदर हंस रही थी। तुम्हें पता है मुझे उस पल का कितना इंतजार है। हर्षिता की आवाज में अजीब सी शरारत और मिठास घुली हुई थी। सार्थक का हाथ जो दरवाजे पर दस्तक देने के लिए उठा था अब वहीं रुक गया। उसकी नसें तन गईं। ये वो हर्षिता नहीं थी जिसे वो जानता था। ये लहजा, ये मिठास, ये अंदाज, ये तो सिर्फ उसी के लिए हुआ करता था। फिर वो किससे बात कर रही है? वो और करीब आया और कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगा। उसके दिल में एक अनजाना सा डर और गुस्सा एक साथ भरने लगा। शक जो प्यार करने वालों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, धीरे धीरे उसके दिल में जगह बनाने लगा। उसके दिल में शक ने पैर फैला रखा था। अंदर से फिर हर्षिता की आवाज आई। इस बार उसकी आवाज और भी ज्यादा नरम और प्यार से भरी हुई थी। तुम पागल हो क्या? बिल्कुल। हाँ, मैंने सब सोच लिया है। कोई कुछ नहीं कहेगा, मुझे किसी की परवाह नहीं है। सार्थक का हाथ अपने आप फोन की तरफ बढ़ गया। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। वो यहाँ दीवाने की तरह गाड़ी दौड़ाता अपनी जान जोखिम में डालकर पहुंचा था और यहाँ वो किसी और से प्यार की बातें कर रही थी। उसका फोन घर वालों के लिए बंद था लेकिन किसी और के लिए चालू। फिर वो वाक्य बोला गया जिसने सार्थक के सब्र का बांध तोड़ दिया। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। दिल्ली आते ही सबसे पहले तुमसे ही मिलूंगी। अब और इंतजार नहीं होता। ये शब्द सार्थक के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। उसके दिमाग में जैसे धमाका हो गया। सोचने समझने की ताकत खत्म हो गई। उसका प्यार, उसका भरोसा, उसका घमंड, सब कुछ जिसे हर्षिता ने एक पल में कुचल दिया था, जिस प्यार का इजहार वो उससे सुनने को तरसता था, आज वो किसी और से किया जा रहा था। इससे पहले कि वो और कुछ सुन पाता या सोच पाता, उसके अंदर का गुस्सा हावी हो गया। अपमान और टूटे हुए प्यार की हालत में उसने दरवाजे का हैंडल पूरी ताकत से झटका। दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुला और दीवार से जा टकराया। कमरे में मौजूद हर्षिता बिस्तर पर पेट के बल लेटी हुई थी, पैर हवा में हिलाते हुए फोन कान से लगाए मुस्कुरा रही थी। अचानक दरवाजा खुलने पर वो बुरी तरह चौंक गई। उसके हाथ से फोन छूटकर बिस्तर पर गिर पड़ा। सामने दरवाजे पर सार्थक खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं, बाल बिखरे हुए थे और उसके पूरे चेहरे से जैसे आग बरस रही हो। हर्षिता की सांस गले में अटक गई। सार्थक, आप? उसके होठों से बड़ी मुश्किल से निकला। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। सार्थक ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। उसके कदमों की आवाज से ही हर्षिता का दिल कांप गया। वो डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन पीछे दीवार आ गई। अभी आप यहाँ कैसे और इस तरह क्यों? हर्षिता के शब्द उसके गले में ही घुट गए। सार्थक एक ही झटके में बिस्तर के पास पहुंचा और उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। हर्षिता के मुंह से चीख निकल गई। दर्द हो रहा है सार्थक, छोड़िए मुझे। वो तड़प उठी। दर्द? सार्थक ने दांत पीसते हुए कहा। उसका लहजा इतना ठंडा और सख्त था कि हर्षिता की रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। दर्द तो अब होगा हर्षिता, वो दर्द जो तुमने मुझे दिया है। उसने उसे पीछे की तरफ धक्का दिया। हर्षिता संतुलन नहीं संभाल पाई और बिस्तर पर गिर गई। इससे पहले कि वो संभलती, हर्षिता की आंखें डर से फैल गईं। वो सार्थक के इस रूप को नहीं जानती थी। वो हमेशा उससे नरमी से बात करता था, उसकी हर बात मानता था, लेकिन आज उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। ऐसा गुस्सा जो सब कुछ खत्म कर देना चाहता था। किससे बात कर रही थी तुम? सार्थक ने गुस्से से पूछा। वो हर्षिता की जुबान जैसे साथ छोड़ गई। उसकी आंखों में दिख रहे गुस्से को देखकर वो सच बोल ही नहीं पा रही थी। बताओ मुझे, किससे कह रही थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? किससे मिलने के लिए इतनी बेचैन हो? हर्षिता की आंखों से आंसू बहने लगे। आप गलत समझ रहे हैं सार्थक, मेरी बात सुनिए। मैं अपने कानों से सब सुनकर आया हूँ हर्षिता। सार्थक ने उसकी बात काट दी। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। मेरे रहते हुए तुम ऐसा कर सकती हो, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हमारी शादी तय होने के बाद तुम्हारी इतनी हिम्मत। कहते हुए उसने एक हाथ से हर्षिता का हाथ सख्ती से पकड़ लिया, जैसे उसे अपनी हद दिखा रहा हो।
हर्षिता का पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने तुम्हें अपनी इज्जत समझा था, अपना प्यार समझा था, और तुमने मुझे धोखा दिया। ये कहते हुए सार्थक की आंखों में नमी तैर गई, मगर गुस्से की आग ने उसे अंधा कर दिया था। तुम्हें क्या लगा मैं चुपचाप ये सब सह लूंगा? नहीं सार्थक, रुक जाइए। हर्षिता सिसक पड़ी। वो मोनिका थी, मेरी दोस्त मोनिका। लेकिन उस वक्त सार्थक सुनने की हालत में ही नहीं था। उसके कानों में बस वही वाक्य गूंज रहा था, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। शक ने उसकी समझ और संयम दोनों छीन लिए थे। उसे बस सामने वो लड़की दिख रही थी जो उसकी होकर भी शायद उसकी नहीं थी। बहुत शौक है ना तुम्हें प्यार करने का? सार्थक के होठों पर कड़वी और तंज भरी मुस्कान आ गई। बहुत शौक है किसी और के पास जाने का? तो फिर आज देख लो प्यार क्या होता है और हक क्या होता है। हर्षिता ने उसके इरादे भांपकर दोनों हाथ उसके कंधे पर रखकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश की। सार्थक, होश में आइए, आप क्या कर रहे हैं? मैं आपकी होने वाली पत्नी हूँ। होने वाली पत्नी हो, इसीलिए तो हक जताने आया हूँ तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी जिंदगी पर। सिर्फ मेरा हक है, कोई दूसरा इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। हर्षिता ने डर से आंखें बंद कर ली। वो इस सच से बिल्कुल अनजान था कि वो अपनी बचपन की सहेली मोनिका से ही बात कर रही थी, जिसकी सगाई तय होने की खुशी उसने अभी अभी बताई थी, और मजाक में उसने वो बात कह दी थी। कमरे में घुटन भर गई थी। बाहर शायद बारिश शुरू हो रही थी। बादल गरज रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे सार्थक के अंदर तूफान मचा हुआ था। वो अपनी जलन, अपनी तकलीफ और अपने टूटे हुए प्यार का सारा जहर उसी पल में उगल देना चाहता था। हर्षिता की सिसकियां और सार्थक की भारी सांसें कमरे की खामोशी को चीर रही थी। हर्षिता ने आखिरी कोशिश की। सार्थक प्लीज, वो मोनिका थी, मैं उसी से बात कर रही थी। उसकी आवाज हिचकियों में टूट गई, मगर सार्थक ने उन शब्दों को बहाना समझ लिया। उसके लिए इस वक्त बस यही जरूरी था कि वो उसे जता दे कि हर्षिता सिर्फ उसी की है। उसका जुनून अपने चरम पर था, और उस जुनून के आगे हर्षिता की मासूमियत और सच्चाई हार गई। मुझे शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है? जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार वो खुद है। अगर वो मेरी पीठ पीछे मेरे प्यार का मजाक ना बनाती तो शायद मैं भी ये सब ना करता। यही उसकी सजा है, उस बेवफाई की सजा जो उसने हमारे रिश्ते के विश्वास को तोड़कर की। ये सोचकर सार्थक ने अपने मन की हल्की सी चुभन को भी सख्ती से दबा दिया। अब वो कुर्सी पर सिर टिकाए छत को घूर रहा था। उस घटना को 1 महीना बीत चुका था। इन 1 महीने में उसने एक बार भी पलटकर नहीं देखा। उसे लगता था कि अगर वो हर्षिता के सामने गया तो उसका गुस्सा फिर से फूट पड़ेगा। उसके मन में यही बैठ गया था कि हर्षिता ने उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, इसीलिए वो खुद को सही और हर्षिता को दोषी मान रहा था। उसे अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था, क्योंकि उसकी नज़र में हर्षिता की बेवफाई उसके हर काम से बड़ी थी। दूसरी तरफ हर्षिता की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। उस रात के बाद वो जैसे पत्थर की हो गई थी। उसके अंदर की वो हंसमुख और चंचल लड़की कहीं खो गई थी, जो पूरे घर में रौनक फैलाए रखती थी। रीता जी और बाकी घर वाले जब शादी से लौटे तो उन्होंने हर्षिता को बिस्तर पर बेसुध सा लेटा पाया। चेहरा पीला, आंखें सूजी हुई और नजरें खाली। क्या हुआ मेरी बच्ची को? बुखार अभी तक उतरा नहीं? रीता जी ने उसे गले से लगाया तो हर्षिता का जी चाहा कि वो फूट फूट कर रो दे और सब बता दे कि सार्थक ने उसके साथ क्या किया, कैसे उसकी आत्मा को जख्मी कर दिया। मगर शब्द उसके गले में अटक गए। वो अपनी माँ की खुशियों, अपने परिवार की इज्जत और सार्थक से जुड़े उस रिश्ते की नाजुकता को जानती थी। वो चुप रही। बस माँ, बहुत कमजोरी लग रही है, मन नहीं लग रहा। उसने बड़ी मुश्किल से मुस्कुराने की कोशिश की, मगर वो मुस्कान किसी मातम जैसी थी। दिन बीतते गए। हर्षिता ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, कॉलेज जाना छोड़ दिया, दोस्तों से संपर्क तोड़ लिया, यहाँ तक कि मोनिका से भी बात बंद कर दी, जिससे बात करते हुए ये सब हुआ था। वो हर वक्त खोई रहती, जरा सी आहट पर चौंक जाती। अगर कभी बाहर गाड़ी का हॉर्न बजता तो उसका रंग उड़ जाता। कहीं सार्थक ना आ गया हो। अब सार्थक का नाम उसके लिए प्यार की पहचान नहीं रहा था, बल्कि डर और अपमान का दूसरा नाम बन गया था। 1 महीना गुजर गया।
और इस दौरान ना सार्थक का कोई फोन आया ना वो खुद आया। ये बात रीता जी को अंदर ही अंदर परेशान करने लगी। वो जानती थी कि सार्थक हर्षिता के बिना एक दिन भी नहीं रह पाता था। अब ये कैसी दूरी थी और हर्षिता का ये हाल। एक माँ की आंखें सब देख रही थी मगर समझ नहीं पा रही थी। आखिरकार रीता जी के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने सार्थक को फोन करके घर बुला लिया। सार्थक आया तो उसके चेहरे पर वही पुरानी गंभीरता थी मगर आंखों में एक अजीब सी ठंडक भी थी जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। वो लिविंग रूम में सोफे पर बैठा रीता जी की बातें सुन रहा था। बेटा, ये हर्षिता को क्या हो गया है? रीता जी ने चाय का कप उसके सामने रखते हुए बेहद चिंता के साथ पूछा। कितने दिनों से बस चुपचाप सी रहती है। पहले तो पल भर चैन से बैठती नहीं थी, हर वक्त घर में रौनक मचाए रखती थी। अब हालत ये है कि कमरे से बाहर निकलती ही नहीं, कॉलेज भी नहीं जा रही। पूछो तो कहती है तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर को दिखाया, वो कहता है शरीर से तो सब ठीक है, शायद डिप्रेशन है। आखिर इसे हुआ क्या है? सार्थक के हाथ में पकड़ा चाय का कप हल्का सा कांप गया। उसके चेहरे पर बेरुखी की परछाई फैल गई। वो जानता था कि हर्षिता को क्या हुआ है मगर उसका दिल अभी भी पत्थर बना हुआ था। उसके दिमाग में वही बात गूंज रही थी, दिल्ली आते ही सबसे पहले तुम्हें मिलूंगी। हो सकता है पढ़ाई का दबाव हो या ऐसे ही मन खराब हो, सार्थक ने लापरवाही से कहा और नजरें दूसरी तरफ फेर ली। नहीं बेटा, माँ हूँ मैं, उसे जानती हूँ। ये वो वाली हर्षिता नहीं है। लगता है जैसे अंदर ही अंदर कोई चीज उसे खाए जा रही है। और तुम भी तो इतने दिनों बाद आए हो, तुम दोनों के बीच कोई बात हुई है क्या? रीता जी ने गौर से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। नहीं आंटी, कैसी बात? बस ऑफिस के काम में बहुत व्यस्त था, आ नहीं पाया, सार्थक ने झूठ कहा मगर आवाज में सख्ती साफ झलक रही थी। रीता जी ने गहरी सांस ली। देखो सार्थक, तुम उसके होने वाले पति ही नहीं, उसके दोस्त जैसे भी हो। तुम ही उसे ठीक कर सकते हो। तुम्हारी बात वो टाल नहीं सकती। ऐसा करो, आज उसे कहीं बाहर ले जाओ, डिनर करा दो, थोड़ी लंबी ड्राइव पर ले जाओ। खुली हवा में जाएगी, तुम्हारे साथ बात करेगी तो शायद उसका मन हल्का हो जाए और मेरी वही पुरानी हर्षिता वापस आ जाए। सार्थक के अंदर तुरंत इनकार की लहर उठी। उस लड़की को बाहर ले जाए जिसने उसके हिसाब से उसे धोखा दिया था, उसका मूड ठीक करे जिसने उसका सुकून छीन लिया था। वो मना करने ही वाला था कि रीता जी की उम्मीद भरी नजरों पर उसकी जुबान रुक गई। आज नहीं आंटी, थोड़ा काम है, उसने बहाना बनाने की कोशिश की। काम कल कर लेना बेटा, प्लीज, मैं इस बच्ची को ऐसे घुटते हुए नहीं देख सकती। रीता जी की आवाज भर्रा गई। सार्थक ने जबरदस्ती एक गहरी सांस ली और हल्के से सिर हिला दिया। ठीक है आंटी, आप कहिए, उसे तैयार हो जाए। उसके मन में आया कि चलो इसी बहाने उसे ये एहसास दिला दूंगा कि अब उनके रिश्ते में पहले जैसी बात नहीं रही। बाहर ले जाकर भी उसे अनदेखा करेगा ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो। रीता जी के चेहरे पर हल्की सी रौनक आ गई। वो फौरन उठी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गईं। मैं अभी उसे बुलाकर लाती हूँ। सार्थक वहीं बैठा रहा। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। उसे हर्षिता का सामना करने से डर नहीं लग रहा था बल्कि अंदर ही अंदर गुस्सा उबल रहा था। थोड़ी देर बाद सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनाई दी। रीता जी आगे आगे थी और उनके पीछे हर्षिता चली आ रही थी। उसने साधारण सा सलवार कमीज पहन रखा था, दुपट्टा ठीक से संभाला नहीं था और चेहरे पर थकान व डर साफ झलक रहा था। जैसे ही वह लिविंग रूम में पहुंची और सामने सोफे पर बैठे सार्थक को देखा, उसके कदम वहीं थम गए। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया, पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। वही दृश्य, वही खौफ, वही बेरहम आंखें एक बार फिर उसके सामने आ खड़ी हुई। उसकी सांस तेज हो गई, जैसे सीने में अटक रही हो। सार्थक ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में हैरानी उभरी। हर्षिता वाकई बहुत कमजोर लग रही थी। आंखों के नीचे गहरे साए थे और उसका शरीर ऐसे कांप रहा था जैसे सूखा पत्ता हवा में हिलता हो। मगर अगले ही पल सार्थक ने अपने दिल पर सख्ती का पर्दा डाल लिया। ये सब नाटक है, सिंपैथी पाने का तरीका, उसने मन ही मन सोचा।
आओ हर्षिता बेटा, देखो सार्थक आया है। रीता जी ने प्यार से उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाना चाहा, मगर हर्षिता वहीं जमी रही। हेलो, सार्थक ने रूखे स्वर में कहा। उसकी नजरें हर्षिता के चेहरे पर टिकी थी, जैसे उसे चुनौती दे रहा हो। हर्षिता ने बड़ी मुश्किल से सिर हिलाया, मगर आवाज नहीं निकली। वो उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। बैठो और जल्दी से तैयार हो जाओ, सार्थक तुम्हें लेने आया है। आज तुम दोनों बाहर डिनर पर जाओगे। मैंने उससे कह दिया है कि तुम्हें किसी अच्छी जगह ले जाए, रीता जी ने खुशी से कहा। हर्षिता ने झटके से सिर उठाकर माँ को देखा और डरी हुई नजरों से सार्थक की तरफ। उसके साथ अकेले जाने का ख्याल ही उसकी रूह को जमा रहा था। नहीं माँ, हर्षिता की आवाज कांप गई। रीता जी चौंक गईं। अरे क्यों नहीं जाना? देखो वो खुद तुम्हें लेने आया है। चलो जिद मत करो, जाकर कपड़े बदल लो। सार्थक चुपचाप यह सब देख रहा था। उसके होंठों पर तंज भरी हल्की सी मुस्कान आ गई। देखा, इसे डर है कि कहीं मुझसे नजर ना मिल जाए। उसने सोचा, मैंने कहा ना माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना। हर्षिता इस बार थोड़ी ऊंची आवाज में बोली। उसके लहजे में डर और बेबसी साफ थी। वह एक कदम पीछे हट गई। प्लीज मुझे मजबूर मत कीजिए, सिर बहुत दर्द कर रहा है। रीता जी उसके इस व्यवहार से हैरान रह गईं। हर्षिता तो सार्थक का नाम सुनते ही तैयार हो जाया करती थी। आज वह उसके सामने खड़े होकर मना कर रही थी। हर्षिता, ये क्या तरीका है? सार्थक इतनी दूर से आया है और तुम? रीता जी ने कहना चाहा। कोई बात नहीं आंटी। सार्थक अचानक सोफे से उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज में छिपी कड़वाहट अब साफ झलक रही थी। उसने हर्षिता पर एक ठंडी कठोर नजर डाली। शायद इनकी तबीयत सच में खराब है, या फिर ये मेरे साथ जाना अपनी बेइज्जती समझ रही हैं। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। रीता जी घबरा गईं। रहने दीजिए आंटी, जबरदस्ती किसी को साथ ले जाने का मुझे भी शौक नहीं है। सार्थक ने घड़ी की तरफ देखा। मैं चलता हूँ, वैसे भी देर हो रही है। वह हर्षिता की तरफ एक कदम बढ़ा। हर्षिता सहम कर रीता जी के पीछे छिपने की कोशिश करने लगी। यह देखकर सार्थक के अंदर जैसे आग भड़क उठी। वो मुझसे डर रही है, जैसे मैं कोई गुंडा हूँ। हाँ हूँ मैं, और ये तुमने ही मुझे बनाया है। अपना ख्याल रखना हर्षिता, उसने तंज भरे स्वर में कहा। और उम्मीद है अगली बार जब मिलेंगे तब तबीयत ठीक होगी। यह कहकर सार्थक मुड़ा और तेज कदमों से बाहर निकल गया। लिविंग रूम में गहरा सन्नाटा छा गया। रीता जी ने पलटकर हर्षिता को देखा। वह सोफे का सहारा लेकर खड़ी थी और उसकी आंखों से आंसू बिना रुके बह रहे थे। वह कांप रही थी। रीता जी का दिल बैठता जा रहा था। यह कोई आम लड़ाई नहीं थी, ना ही कोई छोटी सी नाराजगी। यह कुछ और ही था। उन्होंने अपनी बेटी हर्षिता की आंखों में वह डर देख लिया था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। रीता जी उसके पास गईं और प्यार से बोली, मेरी तरफ देखो बेटा, क्या हुआ है? लेकिन हर्षिता ने सिर हिलाया और फूट फूट कर रोते हुए अपने कमरे की ओर भाग गई। रीता जी वहीं खड़ी रह गईं। अब उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि उनकी गैर मौजूदगी में इस बंद दरवाजों के बीच सार्थक और हर्षिता के बीच कुछ ऐसा हुआ है जिसने उनकी हंसती खेलती बेटी को भीतर से तोड़ दिया है। उनके मन में सवाल खड़ा था। सार्थक का वह ठंडा रवैया और हर्षिता का यह गहरा डर साफ बता रहा है कि कुछ न कुछ बहुत गलत जरूर है। माँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बहुत घबराहट हो रही है। हर्षिता ने वॉश बेसिन पर झुककर उल्टी करने के बाद बड़ी मुश्किल से गर्दन मोड़कर पीछे खड़ी रीता जी को देखा। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और पैर लड़खड़ा रहे थे। रीता जी तड़प कर आगे बढ़ी, उसे सहारा दिया और पास पड़े स्टूल पर बैठाया। घबराओ मत मेरी बेटी, कुछ नहीं हुआ। शायद पेट खराब है या कमजोरी है। पिछले 1 महीने से तुमने ढंग से खाया पिया भी तो नहीं है। उन्होंने अपने दुपट्टे के पल्लू से उसका मुंह साफ किया, पानी का गिलास उसके होंठों से लगाया। हर्षिता ने बड़ी मुश्किल से 2 घूंट पिए और फिर ढहसी गई। माँ के कंधे पर सिर टिका दिया, लेकिन रीता जी का दिल मान नहीं रहा था। पिछले 1 हफ्ते से हर्षिता की यही हालत थी। सुबह उठते ही उल्टी, चक्कर आना और हर तरह के खाने की गंध से घबराहट।
रीता जी 3 बच्चों की माँ थीं। वह इन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। एक डरावना शक उनके दिल में सिर उठाने लगा था, जिसे वह झटकने की बहुत कोशिश कर रही थी, मगर वह किसी भी तरह पीछा नहीं छोड़ रहा था। चलो बिस्तर पर लेटो, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ, उन्होंने सख्त फैसले वाले लहजे में कहा। हर्षिता को बिस्तर पर लिटाकर वह बाहर लॉज में आई और अपनी पुरानी जान पहचान वाली डॉक्टर सिमरन को फोन किया। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आ गई। कमरे में गहरी खामोशी थी। हर्षिता नींद और बेहोशी के बीच झूल रही थी और डॉक्टर उसका चेकअप कर रही थी। रीता जी कोने में खड़ी सांस रोके हुए इंतजार कर रही थी। जांच पूरी होने के बाद डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप गले में डाला, एक गहरी नजर हर्षिता पर डाली और फिर रीता जी की ओर मुड़ी। उनके चेहरे पर गंभीरता साफ थी। रीता जी, मुझे आपसे अलग से बात करनी है। यह सुनते ही रीता जी का दिल टूट सा गया। लड़खड़ाते कदमों से वह डॉक्टर के पीछे लॉज में आई। क्या बात है डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? उन्होंने डरे हुए स्वर में पूछा। डॉक्टर ने उन्हें सोफे पर बैठने का इशारा किया और खुद भी सामने बैठ गई। देखिए रीता जी, मैं बात घुमा फिरा कर नहीं करूंगी। हर्षिता पेट से है, वह लगभग 6 हफ्ते की प्रेग्नेंट है। ये शब्द रीता जी के सिर पर किसी बम की तरह गिरे। उनके कानों में जैसे सीटियां बजने लगीं। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह यह सुनने के लिए मन ही मन तैयार तो थी, मगर हकीकत का सामना करना बेहद मुश्किल था। ये तुम क्या कह रही हो डॉक्टर? रीता जी की आवाज सूखे पत्ते की तरह कांप गई। हर्षिता की तो अभी शादी भी नहीं हुई है। मुझे पता है रीता जी, इसी वजह से मैंने आपको अलग बुलाकर बताया। डॉक्टर ने हमदर्दी से उनका हाथ थाम लिया। बात 100% पक्की है। अब यह कैसे हुआ, यह आपको अपनी बेटी से पूछना होगा। डॉक्टर के जाने के बाद रीता जी पत्थर जैसी बैठी रहीं। उनका दिमाग तेजी से बीते हुए दिनों को जोड़ने लगा। 1.5 महीना पहले वही वक्त था जब वे लोग दूसरे शहर शादी में गए थे। घर पर हर्षिता अकेली थी और सार्थक उसकी तबीयत पूछने आया था। अचानक रीता जी को वह रात याद आ गई जब उन्होंने घबराए हुए सार्थक को फोन किया था, और जब वे लोग वापस लौटे थे तो हर्षिता की बुझी बुझी हालत, उसकी आंखों में सार्थक के नाम से उभरता डर और सार्थक का उससे दूरी बनाना। ये क्या हो गया? रीता जी के मुंह से बेख्याली में निकल पड़ा। अब सारी गांठें खुल चुकी थी। हर्षिता की खामोशी और बीमारी कोई डिप्रेशन नहीं थी, बल्कि वह एक बहुत बड़ा सदमा अपने अंदर दबाए बैठी थी जो सार्थक ने उसे दिया था। गुस्से और दुख की एक तेज लहर रीता जी को जकड़ गई। उनकी बेटी के साथ इतना बड़ा धोखा, और वह भी उसके अपने मंगेतर के हाथों। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने मोबाइल उठाया और सार्थक का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ घंटी बजती रही। जी आंटी, सार्थक की भारी आवाज आई। सार्थक, तुम जहाँ भी हो इसी वक्त मेरे घर आओ। रीता जी की आवाज में ऐसी सख्ती और गूंज थी जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। क्या सब ठीक है? मैंने कहा अभी आओ। रीता जी ने बात काटते हुए फोन बंद कर दिया। आधे घंटे बाद सार्थक लॉज में खड़ा था। वह ऊपर से काफी शांत और बेपरवाह लग रहा था, लेकिन रीता जी का चेहरा देखकर समझ गया कि बात मामूली नहीं है। रीता जी की आंखें लाल थीं और चेहरा उतरा हुआ था। बैठो, उन्होंने सामने पड़े सोफे की ओर इशारा किया। सार्थक बैठ गया। आप बहुत परेशान लग रही हैं, क्या बात है? हर्षिता ठीक है ना? उसने औपचारिकता से पूछा। रीता जी ने गहरी नजरों से उस शख्स को देखा जिसे उन्होंने बेटे की तरह चाहा था और जिसने उनकी बेटी की जिंदगी उजाड़ दी थी। तुम पूछ रहे हो हर्षिता ठीक है? रीता जी की आवाज में दर्द फूट पड़ा। तुम्हें तो सब पता होना चाहिए सार्थक। उस रात क्या हुआ था जब तुम उसकी तबीयत पूछने आए थे? सार्थक का चेहरा थोड़ा सा पीला पड़ा। वह समझ गया कि बात कहाँ पहुंच चुकी है। उसने नजरें नहीं झुकाईं, बल्कि सीधे रीता जी की आंखों में देखा। मैं तो उसकी तबीयत पूछने आया था आंटी, जैसा आपने कहा था। तबीयत पूछने आए थे या उसकी जिंदगी बर्बाद करने? रीता जी गुस्से से फट पड़ी। हर्षिता पेट से है सार्थक, वह प्रेग्नेंट है। एक पल के लिए सार्थक के चेहरे पर सन्नाटा छा गया, लेकिन हैरानी की जगह उसके होठों पर एक जहरीली मुस्कान फैल गई।
ऐसी मुस्कान जिसने रीता जी का दिल चीर दिया। ओह, तो आपको पता चल ही गया, उसने लापरवाही से पैर पर पैर चढ़ाते हुए कहा। रीता जी उसके इस रवैये से सन्न रह गईं। उन्हें उम्मीद थी कि वह शर्मिंदा होगा, टूट जाएगा, लेकिन सामने बैठा इंसान बिल्कुल अलग ही चेहरा दिखा रहा था। वह माफी मांगेगा यह उम्मीद थी, लेकिन यहाँ तो वह ढिठाई की तस्वीर बना बैठा था। तुम्हारे चेहरे पर शर्मिंदगी का जरा सा भी एहसास नहीं है? रीता जी की आवाज कांपने लगी। तुमने मेरी मासूम बच्ची के साथ गलत किया। सगाई का यह मतलब तो नहीं होता कि अपनी मर्जी चलाने का सर्टिफिकेट मिल गया। तुमने उसका मान तोड़ा। सार्थक अचानक चिल्ला उठा। उसकी आंखों में वही पुरानी नफरत लौट आई। किस मासूमियत की बात कर रही हैं आप आंटी? उस लड़की की जो मेरी मंगेतर होते हुए भी मेरे नाम की अंगूठी पहनकर बंद कमरे में किसी और मर्द से इश्क लड़ाती रही। रीता जी को लगा जैसे किसी ने उनके मुंह पर तमाचा मार दिया हो। यह क्या बकवास कर रहे हो तुम? होश में तो हो हर्षिता और किसी और के साथ? मैं पूरे होश में हूँ। सार्थक खड़ा हो गया। उसकी आवाज ऊंची और तीखी हो गई। उस रात जब मैं यहाँ आया था मैं सच में परेशान था, लेकिन जब उसके कमरे के बाहर पहुंचा तो वह बुखार में तड़प नहीं रही थी, बल्कि हंस रही थी। वह फोन पर किसी से कह रही थी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और दिल्ली आते ही सबसे पहले तुमसे मिलूंगी। उसने नफरत से थूक दिया। मेरे रहते वह किसी और से प्यार की बातें कर रही थी। आपकी बेटी उतनी सभ्य नहीं है जितना आप समझती हैं। उसकी बातों ने मुझे अंदर तक जला दिया। हाँ, मैंने वो सब किया क्योंकि मुझे यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरी होने वाली पत्नी पर किसी और की नजर पड़े। मैंने उसे बता दिया कि उसका हकदार मैं हूँ। रीता जी सदमे में सुन रह गईं। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी सार्थक। मैं अपनी बेटी को जानती हूँ, वह ऐसी नहीं है। वह तो तुम्हारे अलावा किसी का सोच भी नहीं सकती थी। जरूर किसी सहेली से बात कर रही होगी। कौन सी सहेली आंटी? सार्थक ने तंज से कहा। किस सहेली से कहा जाता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती? मैंने अपने कानों से सुना है। उसने मुझे धोखा दिया है। रीता जी का सिर चकराने लगा। यह बहुत बड़ा झूठ था, बहुत बड़ी गलतफहमी, लेकिन सार्थक का लहजा इतना यकीनी था कि एक पल को वह खुद भी डगमगा गई। अगर ऐसा था भी तो तुम मुझसे बात करते, उससे बात करते। तुम जानवर क्यों बन गए? रीता जी फूट फूट कर रो पड़ी। और अब इस बच्चे का क्या होगा? यह तुम्हारा खून है सार्थक। सार्थक ने उन पर एक ठंडी बेरहम नजर डाली। वह जुमला कहने से पहले एक पल रुका, फिर वह बात कही जो किसी भी औरत के चरित्र पर सबसे बड़ा वार थी। किसने कहा कि यह मेरा खून है? रीता जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या मतलब? उस वक्त जो कुछ हुआ वह तो बस एक बार हुआ था। सार्थक ने बेरहमी से कहा। मुझे क्या पता उससे पहले वह किस किस से मिलती रही है। वह फोन पर जिससे मिलने की बात कर रही थी शायद उससे पहले भी मिल चुकी हो। मुझे नहीं लगता यह बच्चा मेरा है। सार्थक! रीता जी चीख पड़ी। तुम अपनी ही मंगेतर पर इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे हो? सिर्फ अपनी गलती छुपाने के लिए तुम मेरी बेटी के चरित्र पर कीचड़ उछाल रहे हो। यह इल्जाम नहीं, सच्चाई है। सार्थक ने फैसले के लहजे में कहा। जो औरत अपने होने वाले पति के पीठ पीछे गैर मर्दों से प्यार की बात कर सकती है वह कुछ भी कर सकती है। ये बच्चा मेरा नहीं है, ये उसी का होगा जिसके साथ वह संपर्क में थी। मेरे घर से निकल जाओ। रीता जी ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने तुम्हें बेटा जैसा समझा था, लेकिन तुम तो इंसान कहलाने लायक भी नहीं हो। तुमने मेरी बेटी की रूह को मार डाला सार्थक, और आज तुमने साबित कर दिया कि तुम कितने घटिया हो। मैं जा रहा हूँ, सार्थक ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन याद रखिए मैं इस बच्चे को कभी स्वीकार नहीं करूँगा। हमेशा के लिए मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। सार्थक वहाँ से निकल गया और पीछे सिर्फ तबाही छोड़ गया। रीता जी वहीं कालीन पर बैठ गईं। उनके सपने में भी नहीं था कि सार्थक उनकी बेटी को इस तरह बदनाम करेगा। वह जानती थीं कि हर्षिता बेगुनाह है, लेकिन सार्थक की इस गलतफहमी ने उनकी जिंदगी में ऐसा तूफान खड़ा कर दिया था जिसका कोई किनारा उन्हें नजर नहीं आ रहा था।
कमरे के बंद दरवाजे के पीछे हर्षिता बिस्तर पर पड़ी यह सब सुन रही थी। सार्थक के एक एक शब्द ने उसके दिल को छलनी कर दिया था। ये बच्चा मेरा नहीं है, ये शब्द उसके कानों में पिघले शीशे की तरह उतर गए। उसने कांपते हाथों से अपना पेट थाम लिया। एक ऐसी जिंदगी जो अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी, उसे उसके पिता ने नकार दिया था। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। अब उसके हिस्से में बस एक डरावनी खामोशी आ गई थी। सार्थक के घर का ड्राइंग रूम अजीब से तनाव और घुटन से भरा हुआ था। वहाँ गहरी चुप्पी थी जो कभी कभी रीता जी की सिसकियों से टूट जाती थी। सामने सोफे पर सुमन जी सिर पकड़कर बैठी थी, जबकि उनके पति बीरपाल साहब गहरी सोच में डूबे खाली दीवार को घूर रहे थे। मेज पर रखी चाय ठंडी हो चुकी थी, मगर किसी को इसका होश नहीं था। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। रीता जी ने कांपते हाथों से अपनी हथेलियां जोड़ दी। मेरी बेटी की जिंदगी बचा लीजिए। अगर यह बात बाहर निकल गई तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हर्षिता की शादी करवा दीजिए। मेरी बच्ची को इस बदनामी से बचा लीजिए। सुमन जी तड़प कर रीता जी के हाथ पकड़ लेती हैं। रीता, तुम कैसी बातें कर रही हो? हर्षिता सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं, मेरी बहू भी है, मेरे दिल का टुकड़ा है। हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया। बीरपाल साहब ने गहरी सांस लेकर सिर उठाया। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। बहन जी, तुम जानती हो सार्थक कैसा लड़का है। वह हर्षिता के लिए दीवाना था। उसने हर्षिता के अलावा किसी और की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। अगर आज वह इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है तो जरूर उसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। रीता जी ने अविश्वास से देखा। भाई साहब, आप तो हर्षिता को जानते हैं, क्या वह ऐसा कर सकती है? सार्थक को गलतफहमी हुई है, बहुत बड़ी गलतफहमी। उसने बस एक फोन कॉल सुनी और मेरी बेटी के चरित्र पर कीचड़ उछाल दिया। गलतफहमी इतनी बड़ी नहीं होती रीता जी। बीरपाल साहब ने सख्त लहजे में कहा कि आदमी अपनी होने वाली संतान से इनकार कर दे। मर्द की इज्जत बहुत नाजुक होती है, उसे शक हो जाए तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाता। और यहाँ तो वह कह रहा है कि उसने खुद सुना है। तो क्या सिर्फ सुनी हुई बात पर आप मेरी बेटी को तबाह कर देंगे? रीता जी की आवाज ऊंची हो गई। मान लिया कि उससे एक गलती हुई, लेकिन अब वह अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकता है? वह बच्चा सार्थक का है, उसका खून है। सुमन जी ने तुरंत बीच में पड़ते हुए कहा, बस करो रीता, अभी बहस का वक्त नहीं है। रीता ठीक कह रही है, जो होना था वो हो चुका है। अब हमें इस बात पर पर्दा डालना होगा। अगर दुनिया को पता चल गया कि शादी से पहले हर्षिता पेट से है और सार्थक उसे अपनाने से इनकार कर रहा है, तो दोनों घरों की नाक कट जाएगी। समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। सुमन जी ने रीता जी की तरफ देखते हुए कहा, तुम निश्चिंत रहो रीता, मैं सार्थक की माँ हूँ। मैं उससे बात करूंगी, उसे समझाऊंगी कि वह अपनी जिद छोड़े और तुरंत हर्षिता से शादी कर ले। वह मानेगा। जरूरत पड़ी तो मैं उसे मजबूर भी करूंगी। तुम अभी जाओ और हर्षिता को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। रीता जी ने सुमन जी की बात सुनकर बड़ी मुश्किल से अपने आंसू पोंछे और खड़ी हो गईं। मुझे आप पर भरोसा है, बस देर मत कीजिएगा। हर गुजरता पल मेरे लिए कयामत से कम नहीं है। रीता जी के जाने के बाद ड्राइंग रूम में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार ये सन्नाटा तूफान से पहले की खामोशी था। बीरपाल साहब ने करवट बदली और गुस्से में बोले, तुमने यह बात कह तो दी, लेकिन मुझे नहीं लगता सार्थक इतनी आसानी से मानेगा। और सच कहूँ तो मैं भी उसके रुख को पूरी तरह गलत नहीं ठहरा सकता। सुमन जी हैरानी से अपने पति को देखने लगी। आप होश में तो हैं? वह हमारा बेटा है, लेकिन उसने एक मासूम लड़की की जिंदगी तबाह कर दी है। पहले उसके साथ गलत किया और अब उसके चरित्र पर सवाल उठा रहा है। इस सब की कोई वजह तो होगी ना? बीरपाल साहब अपनी बात पर अड़े रहे। सार्थक कोई आवारा लड़का नहीं है। अगर वह कह रहा है कि हर्षिता का किसी और से चक्कर था तो उसने कुछ देखा या सुना होगा। बिना आग के धुआं नहीं उठता सुमन।
अगर कल को यह साबित हो गया कि बच्चा वाकई सार्थक का नहीं है तो क्या हम एक नाजायज बच्चे को अपने खानदान का नाम देंगे? सुमन जी ने झट से कानों पर हाथ रख लिए। आप भी वही बोल रहे हैं जो आपका बेटा बोल रहा है। हर्षिता हमारी आंखों के सामने पली बड़ी है, वह ऐसी लड़की नहीं है। सार्थक ने गुस्से और शक में आकर यह सब किया है और अब अपने अहंकार के कारण पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसे अपनी गलती सुधारनी होगी। गलती सुधारने का मतलब यह नहीं कि वह आंख बंद करके सब स्वीकार कर ले। बीरपाल साहब झुलझुलाकर बोले, मैं सार्थक से बात करूंगा, लेकिन उस पर दबाव नहीं डालूंगा। उसे हक है कि वह अपनी तसल्ली करे, और इस तसल्ली के चक्कर में उस लड़की की जो बदनामी होगी उसका क्या? सुमन जी की आवाज भर आई। आप मर्दों की अहंकार में हमेशा औरत ही क्यों कुचली जाती है? अभी उनकी बहस चल ही रही थी कि बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। थोड़ी देर बाद सार्थक ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। वह थका हुआ लग रहा था, कंधे पर बैग लटका हुआ था और चेहरे पर चिड़चिड़ापन साफ झलक रहा था। दोनों को गंभीर देखकर वह समझ गया कि रीता जी यहाँ आ चुकी हैं। गुड नाइट, उसने औपचारिक तौर पर कहा और सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। रुक जाओ सार्थक, बीरपाल साहब की भारी आवाज आई। इधर आओ और हमारे पास बैठो। सार्थक के कदम वहीं रुक गए। सार्थक ने लंबी सांस ली और मुड़कर सामने वाले सोफे पर बैठ गया। जी डैड, अगर रीता आंटी के बारे में बात करनी है तो मैं अपना फैसला पहले ही सुना चुका हूँ। सुमन जी अब और चुप नहीं रह सकी। फैसला? किस बात का फैसला? सार्थक, तुमने कोई अदालत लगा रखी है क्या? तुमने जो गुनाह किया है उसका प्रायश्चित करने के बजाय और ज्यादा ढीठ बने बैठे हो। रीता यहाँ से रोती हुई गई है, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? सार्थक ने अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। माँ, भावनाओं में मत बहिए। मैंने जो किया उसका मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन हर्षिता ने जो किया उसका क्या? उसका कोई हिसाब नहीं। उसने क्या किया है? सुमन जी चीख पड़ी। तुम्हारे शक के अलावा उसने कुछ नहीं किया। सिर्फ एक गलतफहमी के आधार पर तुमने उस पर हाथ उठाया और अब उस मासूम बच्चे से भी इनकार कर रहे हो। वो गलतफहमी नहीं थी। सार्थक ने मेज पर जोर से मुक्का मारा। मैं बहरा नहीं हूँ। मैंने अपने कानों से सुना है उसे किसी और से प्यार की बात करते हुए। और जहाँ तक बच्चे की बात है, उसने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, मेडिकल तौर पर ये मुमकिन है कि बच्चा मेरा हो, लेकिन ये भी उतना ही मुमकिन है कि उसका हो जिससे वो मिलने की बातें कर रही थी। मैं ये रिस्क क्यों लूं? किसी और के गुनाह का बोझ अपने सिर क्यों उठाऊं? सार्थक, बीरपाल साहब ने उसे टोका। बात परिवार की इज्जत की है। रीता चाहती है कि शादी हो जाए। अगर तुम शादी कर लेते हो तो बात दब जाएगी, बाद में देखा जाएगा। बिल्कुल नहीं डैड, सार्थक ने सख्ती से कहा। मैं उस औरत को अपने घर नहीं लाऊंगा जिस पर मुझे भरोसा ही नहीं है। शादी का मतलब होगा उसके गुनाह को कबूल करना। मैं उसे तब तक पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा जब तक सच साफ साफ सामने नहीं आ जाता। तो तुम चाहते क्या हो? सुमन जी रोते हुए बोली। लड़की का पेट बाहर आ जाएगा, लोग बातें बनाएंगे, हम किसे मुंह दिखाएंगे? सार्थक खड़ा हो गया। उसका चेहरा सख्त और आवाज पत्थर सी ठंडी थी। मुझे दुनिया की परवाह नहीं है। मेरी शर्त साफ है, अभी शादी नहीं होगी। वो वहीं अपने मायके में रहेगी। बच्चे के जन्म तक इंतजार होगा। जन्म तक? बीरपाल साहब चौंक पड़े। तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब साफ है, सार्थक ने दो टूक कहा। बच्चा पैदा होने के बाद डीएनए टेस्ट होगा। अगर बच्चा मेरा साबित हुआ तो मैं हर्षिता को भी अपनाऊंगा और बच्चे को भी। जिंदगी भर उससे माफी मांगता रहूंगा। लेकिन अगर बच्चा मेरा नहीं निकला तो मैं रीता आंटी के सामने सबूत रखूंगा और उसी वक्त हर्षिता से रिश्ता खत्म कर दूंगा। तब तक सबको इंतजार करना पड़ेगा। तुम पागल हो गए हो सार्थक? सुमन जी सिर पकड़कर बैठ गईं। तुम चाहते हो कि हर्षिता इस हालत में जिए? लोग उसका जीना मुश्किल कर देंगे। ये उसका मसला है माँ, मेरा नहीं। सार्थक ने बेरहमी से कहा। जिसने गलती की है सजा भी वही भुगतेगा। मैं किसी और की निशानी को अपना नाम देकर पूरी जिंदगी शक में नहीं जी सकता। बीरपाल साहब खामोश हो गए। उन्हें सार्थक की बातों में तर्क नजर आने लगा। एक आदमी के लिए संतान का सच जानना जरूरी होता है। ठीक है सार्थक, उन्होंने भारी आवाज में फैसला सुनाया। अगर तुम यही चाहते हो तो यही होगा।
हम रीता से कह देंगे कि अभी शादी नहीं हो सकती, लेकिन सार्थक याद रखना, अगर हर्षिता सच्ची निकली तो तुमने उस पर जो जुल्म किया है उसकी माफी संभव नहीं है। सार्थक के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अगर वो सच्ची निकली पापा, तो मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मैं सही हूँ। यह कहकर सार्थक कमरे से निकल गया और सुमन जी फटी फटी आंखों से अपने पति को देखती रह गईं, क्योंकि बेटे की हरकत से वो बिल्कुल खामोश हो गए थे। उन्हें साफ दिख रहा था कि आने वाले महीने किसी सजा से कम नहीं होंगे और सार्थक की यह जिद बहुत कुछ जलाकर राख कर देगी। कुछ महीनों बाद अस्पताल की गैलरी में अजीब सी बोझिल और डरावनी खामोशी छाई हुई थी। सार्थक दीवार से टिककर खड़ा था। उसके चेहरे पर अब भी वही बेरुखी और सख्ती थी जो पिछले 9 महीने से उसका ओढ़ना बिछौना बनी हुई थी। वह यहाँ किसी के पिता बनने की खुशी मनाने नहीं आया था, बल्कि अपने अहंकार की तसल्ली और हर्षिता की बदनामी का आखिरी मंजर देखने आया था। उसकी जेब में डीएनए टेस्ट की अर्जी थी, जिसे वह बच्चे के जन्म के तुरंत बाद डॉक्टर सिमरन को देना चाहता था। लेबर रूम का दरवाजा खुला और नर्स बाहर निकली। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मुबारक हो बेटा, हुआ है। रीता जी रोते हुए नर्स की तरफ बढ़ गईं, लेकिन सार्थक अपनी जगह से नहीं हिला। उसके होंठों पर तिरछी मुस्कान थी। बेटा, उसने तंज कसते हुए सोचा, देखते हैं किसका बेटा है। थोड़ी देर बाद हर्षिता को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया। बच्चा उसके पास ही लेटा था। परिवार के लोग कमरे में दाखिल हुए। रीता जी ने नानी बनने की खुशी में बच्चे को गोद में उठाया और प्यार करने लगी। सुमन जी भी आगे बढ़ी। उनकी आंखों में भी आंसू थे। सार्थक सबसे आखिर में कमरे में आया। उसके कदम भारी थे। वह सीधे उस बेड की तरफ बढ़ा जहां हर्षिता अर्ध बेहोशी और कमजोरी की हालत में लेटी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। आंखों के नीचे काले घेरे और गहरे हो चुके थे, लेकिन उसके अस्तित्व से एक अजीब सा सुकून झलक रहा था। सार्थक, देखो, सुमन जी ने कांपती आवाज में बेटे को पुकारा। आओ, अपने बेटे को देखो। सार्थक ने ठंडी निगाह से पहले हर्षिता को देखा, जो छत की तरफ देख रही थी, फिर अपनी माँ की गोद में पड़े उस नन्हे से अस्तित्व को। मुझे पहले इसका सैंपल चाहिए, ताकि सार्थक का वाक्य अधूरा रह गया। जैसे ही उसकी नजर बच्चे के चेहरे पर पड़ी, उसके गले में शब्द अटक गए। वक्त जैसे थम गया। कमरे की हर आवाज, हर फुसफुसाहट गायब हो गई। उसे सिर्फ अपने दिल की तेज धड़कन सुनाई दे रही थी। वह बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था। उसका नाक का नक्शा, यहाँ तक कि सोने का अंदाज भी हूबहू सार्थक जैसा था। यह किस्मत का अपना डीएनए टेस्ट था, जिसने किसी लैब रिपोर्ट से पहले ही फैसला सुना दिया था। वह बच्चा सार्थक का था। कोई भी आंखें बंद करके भी यह नहीं कह सकता था कि उसमें किसी और का खून है। सार्थक के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसका सारा घमंड, सारी अकड़, सारे शक और वहम एक ही पल में टूटकर बिखर गए। जिस बच्चे को उसने 9 महीने तक बोझ समझा, गाली समझा, नाजायज मान लिया, वह उसका अपना था। उसके वजूद का टुकड़ा, एक अनदेखी सी डोर, एक अजीब सी खिंचाव उसे अपनी तरफ खींचने लगा, जिस पर उसका कोई बस नहीं था। उसकी आंखों में जो नफरत की शक्ति जमी थी, वह अचानक पिघल गई और उसकी जगह एक अजीब सी नमी और तड़प ने ले ली। वह लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ा। उसके हाथ खुद ब खुद उस नन्हे से वजूद को छूने के लिए उठ गए। उसे सीने से लगाने के लिए वह बेताब हो उठा। वह उसे महसूस करना चाहता था। उस खुशबू को सांसों में भर लेना चाहता था जो उसकी अपनी थी। मेरा बेटा। उसके होठों से फुसफुसाहट निकली। वह बच्चे को सुमन जी की गोद से लेने के लिए झुका ही था कि खबरदार की आवाज किसी वार्निंग से कम नहीं थी। यह हर्षिता की आवाज थी। सार्थक का हाथ हवा में ही थम गया। उसने चौंक कर हर्षिता की तरफ देखा। हर्षिता, जो अभी तक निर्जीव सी लग रही थी, अब पूरी ताकत से उठकर बैठने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। खबरदार सार्थक, अगर तुमने मेरे बच्चे को हाथ लगाया। हर्षिता की आवाज कमजोर होते हुए भी इतनी असरदार थी कि कमरे में मौजूद हर शख्स सहम गया। हर्षिता, सार्थक ने हैरानी और सदमे में कहा, यह मेरा बेटा है, मैं इसका पिता हूँ। पिता? हर्षिता के होठों पर एक जहरीली हंसी उभरी, जिसने सार्थक की रूह को छलनी कर दिया। कैसा पिता?
वो जिसने दुनिया में आने से पहले ही उसके वजूद को गाली बना दिया, वो जिसने 9 महीने तक उसकी माँ के चरित्र का तमाशा बनाए रखा। हर्षिता ने तेजी से झुककर अपने बच्चे को सुमन जी की गोद से खींच लिया और अपने सीने से लगा लिया, जैसे उसे किसी गुनहगार से बचा रही हो। हर्षिता बेटा, सुमन जी घबराकर बोली, होश करो, सार्थक पिता है उसका, खून है उसका, उसे उसके हक से मत रोको। देखो तो सही, वह बिल्कुल सार्थक जैसा है। अब तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रही। हर्षिता की आंखों से आंसू बह निकले, मगर ये दुख के नहीं थे। अब शक की गुंजाइश नहीं रही। वह कड़वे तंज में बोली, क्योंकि उसकी शक्ल उससे मिलती है। अगर उसकी शक्ल मुझ पर गई होती तो क्या फिर भी यह जायज रहता, या आप लोग इसे किसी कूड़े के ढेर में फेंक देते? उसका लहजा ऊंचा होता गया। इस शख्स ने मुझे उस वक्त ठुकराया जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैंने अकेले यह सब सहा। मैंने अपने बच्चे को हर रोज समझाया कि तेरा पिता तुझसे नफरत नहीं करता, लेकिन मैं झूठ बोल रही थी। सार्थक, तुमने सिर्फ मुझ पर नहीं, इस मासूम पर भी आरोप लगाया। सार्थक का सिर झुक गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह शर्मिंदगी के समंदर में डूबता जा रहा था। बच्चे की शक्ल देखकर उसे पूरा यकीन हो चुका था कि उसने कितना बड़ा जुल्म किया है। हर्षिता, मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज कांप गई। वह बेड के किनारे घुटनों के बल बैठ गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं शक में अंधा हो गया था। मुझे एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। सारी जिंदगी तुम दोनों की सेवा करूंगा। बहुत देर हो गई है सार्थक। हर्षिता ने नजरें फेर ली। बहुत देर कर दी तुमने। वो हर्षिता मर चुकी है जो तुम्हारी मोहब्बत के लिए तरसती थी। आज यहाँ सिर्फ एक बच्चे की माँ बैठी है, और इस माँ का फैसला यह है कि तुम हमारे लिए अजनबी हो। यह नहीं हो सकता। सार्थक तड़प कर बोला, यह मेरा बच्चा है, मैं इसे खुद से दूर नहीं होने दूंगा। मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं चाहिए। हर्षिता ने सपाट लहजे में वह बात कह दी जिसका डर सबको था। मुझे तुमसे आज़ादी चाहिए। अब मैं इस रिश्ते का बोझ एक पल भी नहीं उठा सकती, जिसकी बुनियाद ही अपमान और शक पर रखी गई हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। रीता जी ने घबराकर सिर पकड़ लिया। हरगिज नहीं। सार्थक खड़ा हो गया। उसके लहजे में घबराहट और पछतावा दोनों थे। मैं सगाई नहीं तोड़ूंगा। अब जब मुझे यकीन हो गया है कि यह मेरा ही बच्चा है, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? यकीन आ गया है? हर्षिता ने तंज भरी नजरों से उसे देखा। तुम्हारा यकीन बच्चे की शक्ल का मोहताज था सार्थक, और मेरा सम्मान तुम्हारे भरोसे का। मेरा सम्मान टूट चुका है। अगर तुमने सम्मान से रिश्ता नहीं तोड़ा तो मैं अदालत जाऊंगी और सबको बताऊंगी कि इस शख्स ने अपनी ही औलाद को अपनाने के लिए डीएनए टेस्ट की शर्त रखी थी। नहीं हर्षिता, ऐसा मत करो। सुमन जी फूट फूट कर रो पड़ी। बच्चे के भविष्य के बारे में सोचो। उसे पिता के साये से वंचित मत करो। कौन सा साया आंटी? हर्षिता ने कड़वाहट से कहा, वो साया जो उसे सारी उम्र यह एहसास दिलाता रहे कि तुम शक की पैदाइश हो। मैं अपने बेटे को पिता के बिना पाल लूंगी, लेकिन एक शक करने वाले इंसान के साए में उसे पल पल मरते नहीं देख सकती। अब मुझे सार्थक के साथ नहीं रहना। मेरा फैसला अटल है, और हर्षिता का फैसला सच में अटल था। उस दिन के बाद अस्पताल का वह कमरा जैसे एक जंग का मैदान बना रहा, लेकिन हर्षिता की दृढ़ता के सामने सार्थक की जिद और पछतावा दोनों हार गए। कानूनी लड़ाई छोटी थी मगर बहुत तकलीफ दे। हर्षिता ने अदालत के जरिए अर्जी दी। सार्थक ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, माफी मांगी, गिड़गिड़ाया, रिश्तों का वास्ता दिया, यहाँ तक कि रीता जी के पैर भी पकड़ लिए। लेकिन हर्षिता पत्थर बन चुकी थी। उसके दिल से सार्थक की मोहब्बत पूरी तरह निकल चुकी थी। वहाँ अब सिर्फ खालीपन था। कोर्ट ने बच्चा हर्षिता के हवाले ही रखा। उसे हर्षिता का बच्चा ही कहा। हर्षिता अपने बेटे बिहान को लेकर दूसरे शहर शिफ्ट हो गई। 5 साल बाद एक आलीशान दफ्तर में हर्षिता फाइलों में डूबी हुई थी। इन 5 सालों में उसने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी की, दिन रात मेहनत की, और आज वह एक कामयाब बिजनेस वूमेन के रूप में जानी जाती थी। औरत कमजोर तब होती है जब वह खुद को कमजोर महसूस करती है, रिश्तों के आगे अपने आत्मसम्मान को रख देती है। लेकिन अगर वही औरत अपनी असली ताकत को पहचान ले तो बड़ी से बड़ी मुसीबत से लड़ सकती है। दरवाजे पर दस्तक हुई।
और उसकी सेक्रेटरी अंदर आई। मैडम, मिस्टर सार्थक आपसे मिलना चाहते हैं। वह पिछले 1 घंटे से बाहर बैठे हैं। हर्षिता का हाथ नहीं रुका। उसने फाइल पर दस्तखत किए और बिना सिर उठाए कहा, उन्हें कह दो मैं व्यस्त हूँ और अगर उन्हें विहान से मिलना है तो मिलने का समय रविवार का है, आज नहीं। मैंने उन्हें बता दिया मैडम, सेक्रेटरी बोली, लेकिन वह कह रहे हैं कि सिर्फ आपसे माफ़ी मांगने आए हैं। बस 5 मिनट। हर्षिता ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अपना डर था, न पुरानी मासूमियत। वहाँ आत्मविश्वास और ठंडी मजबूती थी। उन्हें भेज दो। थोड़ी देर बाद सार्थक अंदर आया। इन 5 सालों ने उसे बूढ़ा कर दिया था। बालों में सफेदी उतर आई थी, कंधे झुक गए थे। वह आदमी जो कभी अपने अहंकार पर सवार रहता था, आज हारा हुआ और टूटा हुआ लग रहा था। वह मेज के सामने खड़ा रहा, बैठने की हिम्मत तक नहीं कर सका। कहिए मिस्टर सार्थक, हर्षिता ने उसे बिल्कुल अजनबी की तरह संबोधित किया। मैं बस तुम्हें यह बताने आया था कि मैंने तुम्हारे नाम पर एक घर खरीदा है, बिहान के लिए, उसने कांपती आवाज में कहा और जेब से एक छोटी डिब्बी निकाली। यह वो अंगूठी है जो तुमने लौटा दी थी। मैं आज भी इस उम्मीद में हूँ कि शायद किसी दिन तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी नरमी आ जाए। हर्षिता कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गई और गहरी नजरों से उस शख्स को देखा जिसे उसने कभी सबसे ज्यादा चाहा था, सार्थक। वह शांत लेकिन सख्त स्वर में बोली, शीशा अगर टूट जाए तो जुड़ सकता है, लेकिन दरारें हमेशा रह जाती हैं। और यहाँ तो शीशा टूटा नहीं था, तुमने उसे पूरी तरह चकनाचूर कर दिया था। तुमने मेरे साथ जो गलत किया उसके लिए शायद मैं तुम्हें एक बार माफ कर देती, लेकिन उस गलती के बाद जो मैंने झेला, समाज के ताने, समाज की निगाहें, अपने बच्चे पर सवाल, और सिर्फ समाज के द्वारा उठाए हुए नहीं, खुद उसके बाप के द्वारा उठाए गए सवाल, इन सब चीजों को झेलने के बाद तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? क्यों? जब मैं यह सब कुछ झेल सकती हूँ और यह सब झेलने के बाद बच्चे को इस दुनिया में ला सकती हूँ, तो फिर मैं उसे पाल कर बड़ा भी कर सकती हूँ और उसे एक अच्छी परवरिश भी दे सकती हूँ, जिसके लिए तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती तो तुम उस रात सच जानने की कोशिश करते, ना कि अपने घमंड में डूबकर अपने ईगो को जस्टिफाई करते। और अगर उस रात तुमसे जो हुआ उसके बाद भी तुम्हारे अंदर कहीं इंसानियत बाकी होती, तो बच्चे की बात सुनकर तुम्हारा घमंड कम होता और तुम मेरा सहारा बनते। लेकिन तुमने मेरे चरित्र को तमाशा बनाया और उस बच्चे को नाजायज का नाम दिया। अब तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं बनता। यह तो कानून की मेहरबानी है जो तुम्हें हफ्ते में 1 दिन उससे मिलने का मौका मिल रहा है, और मुझे इतना मजबूर मत करो कि मैं परेशान होकर वह मौका भी छीन लूं। आपकी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, इसीलिए बार बार यहाँ आकर माफ़ी मांगकर अपना समय और आत्मसम्मान बर्बाद ना करें। उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा। अब आप जा सकते हैं, बिहान का खर्च मैं उठा सकती हूँ। हमें आपके घर या पैसों की ज़रूरत नहीं है। एक इंसान के तौर पर, एक औरत के तौर पर मैं वो रात, वो शब्द, वो जख्म कभी नहीं भूल सकती। ये आज भी दर्द देते हैं। जाइए सार्थक, इससे पहले कि बिहान आ जाए और अपने पिता को इस हालत में देखे। सार्थक ने बेबसी से उसे देखा, अंगूठी वापस जेब में रखी और सिर झुकाकर बाहर निकल गया। वह जानता था कि यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा है। उसकी औलाद और उसकी मोहब्बत जिंदा थी, लेकिन फिर भी वह उनके लिए मर चुका था। हर्षिता ने उसे जाते हुए देखा, फिर एक लंबी सांस ली और दोबारा अपनी फाइलों में डूब गई। जिंदगी चल रही थी और उसने जीना सीख लिया था। अपने आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ाकर किसी के नाम का सहारा लेना हर्षिता ने उचित नहीं समझा। उसने अपनी खुद की पहचान बनाई। आज उसका बेटा बिजनेस वूमेन हर्षिता पटेल के बेटे के तौर पर जाना जाता है। हर्षिता का बेटा उसके नाम से पहचाना जाता है। दोस्तों, अहंकार कभी कभी तबाही का कारण भी बन जाता है। अपने गुस्से पर, अपने अहम पर कंट्रोल करना आना चाहिए, और शक के आधार पर किसी भी बात का फैसला करना कभी कभी नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। अगर किसी बात का शक है तो पहले उसकी सच्चाई को जानें, उसके बाद तय करें क्या सही है और क्या गलत, नहीं तो पछताना भी पड़ सकता है।
जीवन साथी का मतलब होता है सुख और दुख में साथ निभाना। अगर कोई व्यक्ति जब आपको उसकी जरूरत है उस वक्त ही वह आपके साथ नहीं खड़ा है और यह उसकी कोई मजबूरी नहीं बल्कि वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है, आपको अपमानित कर रहा है और समाज में मजाक का पात्र बना रहा है, आपके चरित्र पर सवाल उठा रहा है, ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ता जोड़ने से बेहतर है आप अकेले ही अपना जीवन बिता लें। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें दिखाई गई सभी घटनाएं केवल कहानी को दर्शाने के उद्देश्य से दिखाई गई हैं। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से नहीं बनाई गई है बल्कि सामाजिक शिक्षा के उद्देश्य से भी बनाई गई है। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।